हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है या हमारे पास कोई स्प्रिंग है, उस पे अगर हम फोर्स एग्जर्ट करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई करें, तो इसमें जो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जो स्ट्रेन क्रिएट करेगा, उनके बीच का ग्राफ किस तरह से आएगा, उन ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप समझने की हम लोग आज की क्लास में प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट किया है, जहां पे वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस रखा है और एक्स एक्सिस में हमने स्ट्रेन को रखा है। ठीक है। और इस ग्राफ को हम लोग जरा समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग रखा हुआ है या कोई वायर है। ज्यादा हम लोग अच्छा से समझेंगे स्प्रिंग के केस में। अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है और उस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे लगाएंगे उसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा और इस स्ट्रेस के कारण एक स्ट्रेन क्रिएट होगा। ठीक है। आप मान लीजिए धीरे 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 डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाइए, तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगा, जिसके कारण स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन ये काम एक लिमिट तक होगा। उसके बाद अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेन की वैल्यू उस प्रोपोर्शनलिटी में नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप ग्राफ से हम लोग समझते हैं। हमने यहां पर जो ओए रीजन लिया, इस ओए रीजन में क्या हो रही है कि आप ऑब्जेक्ट पे, यानी स्प्रिंग बोलिए या वायर बोलिए, उस पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण इसकी स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब यहां पर ओए पार्ट में, ओ से लेकर ए वाले पार्ट में हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं यहां पे ओए पार्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यहां पर हुक्स लॉ ओबे हुआ। इन दिस पार्ट हुक्स लॉ ओबेड। इसमें हुक्स लॉ ओबेड हुआ। और जैसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे, मतलब जो इसकी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की, वो अपने इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी के कारण अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब में लिखेंगे व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स, या इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलिए, और एक्सटर्नल फोर्स आपको लोड भी हो सकता है। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स लिखेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स या लोड रिमूव फ्रॉम द वायर या स्प्रिंग, it regain on original shape, अपने ओरिजिनल शेप में चला जाता है, या ओरिजिनल साइज में, शेप एंड साइज। और इस पार्ट में हुक्स लॉ ओबे होगा। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा उसमें इलोंगेशन यानी कि स्ट्रेन क्रिएट होगा। और यहां से जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे, जो आपका वायर है या जो स्प्रिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा।
इसके बाद है ए से बी वाली रीजन। ए से बी वाली रीजन में हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो जा रहा है। बट इस पार्ट में भी अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो जो आपका स्प्रिंग की शेप और साइज है वो पुराने वाले अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेता है। यानी ए पर जब प्रोपोर्शनलिटी वाली जो लिमिट है वह वायर खो देता है, मतलब ए को हम लोग बोल सकते हैं, जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट को यहां बोल सकते हैं पॉइंट ए, यहां पर इस पॉइंट ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ए पॉइंट को बोलते हैं। इसी तरह हमने ए बी के बारे में बताया कि यहां पर हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। इन दिस पार्ट हुक्स लॉ डज नॉट ओबे। इसमें हुक्स लॉ का पालन नहीं हो रहा है, हुक्स लॉ नहीं लग रहा है, क्योंकि कम स्ट्रेस पे ही ज्यादा स्ट्रेन आपको मिल जाएगा ए पॉइंट के बाद। और यहां पे भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो जो आपका वायर या फिर स्प्रिंग है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। यही इसमें लिख सकते हैं आप, इन दिस पार्ट when deforming force remove from the wire या spring, comma, it regain on original shape and size also। इस पार्ट में नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब बी पॉइंट से आगे इसको खींचा जाए, बी पॉइंट से आगे, और मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की जो वैल्यू है और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इससे आगे खींच के अगर आप बी पॉइंट से आगे अगर आप खींच के छोड़ेंगे तो जो स्प्रिंग है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता है। आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन रह जाता है, मतलब बी पॉइंट पे जो आपका स्प्रिंग है वह अपनी इलास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी वो लूज कर देता है। इसीलिए यहां बी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी कि जो पॉइंट बी है इसको हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिक लिमिट, और इलास्टिक लिमिट का दूसरा नाम होता है यील्ड लिमिट। यानी कि बी पॉइंट पर जो आपका इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्प्रिंग हो या वायर है, वह अपने इलास्टिक लिमिट को खो देता है। बी पॉइंट से फर्दर आगे अब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते हैं, उसके बाद अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाता है, ठीक है। दूसरी बात, इस केस में
आप थोड़ी स्ट्रेन लगाएंगे तो ज्यादा स्ट्रेस मिले, सॉरी, थोड़ी स्ट्रेस लगाएंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेन मिलेगा। मतलब इस केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होता है, छोटे डिफॉर्मिंग फोर्स पे ज्यादा हमें स्ट्रेन मिलने लगता है कि नहीं। तो इस सारे पॉइंट को आप यहां पर नोट करते चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं बीसी पॉइंट के बारे में, लिखते हैं बीसी पॉइंट। सबको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, पॉइंट्स का नाम याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आते हैं। यहां पे जो बीसी वाली पार्ट है, बीसी पार्ट, इसमें जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे इन दिस पार्ट when deforming force remove from the wire या spring the object या the spring या wire does not gain on original shape and size, it having some permanent strain is set up। मतलब इस रीजन में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करके छोड़ें तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाता है, परमानेंट एक यहां पर स्ट्रेन सेटअप हो जाता है। इसके लिए हमने यहां पे पढ़ाया, मतलब इसके आगे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ना जाके यहां पर एक परमानेंट स्ट्रेन सेटअप हो जाता है, स्ट्रेन क्रिएट कर जाता है। ठीक है, इसके बाद सी से डी वाले पार्ट में भी वही है। जैसे जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी और इससे ज्यादा स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ने लगती है। और डी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते ऐसा हो जाएगा कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लेंगे फिर भी ऑटोमेटिक जो वायर की लेंथ है वो इंक्रीज करने लगता है, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगता है। जिस तरह विस्कस आपके फ्लूइड होते हैं, अपने आप इसमें एक स्ट्रेन क्रिएट करने लगता है विदाउट एक्टिंग एनी डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डी पॉइंट पे जाते जाते ये आपको बिना डिफॉर्मिंग फोर्स के स्ट्रेन क्रिएट करने लगता है। तो इस डी पॉइंट का जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब यहां पे अगर हम लोग सीडी की बात करें तो सी से जो डी वाले पार्ट है इस इन दिस रीजन, इन दिस पार्ट या रीजन, दिस पार्ट very large strain is produces in this part
a very large strain is produces when a very small deforming force, या इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण स्ट्रेस क्रिएट किया, तो बहुत छोटे स्ट्रेस या स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पे बहुत लार्ज स्ट्रेन क्रिएट करने लगता है। इन दिस पार्ट अ वेरी लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूसेस व्हेन अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि क्या है, हमारा वायर है या फिर स्प्रिंग है, बॉडी। और डीप पॉइंट पे जाते जाते इसकी वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बावजूद भी अपने आप स्ट्रेन क्रिएट करने लगता है। ठीक है, तो इस डीप पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। डीप पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग, ठीक है। और डीई जो रीजन है, डी से ई की जो रीजन है, इसमें बिना डिफॉर्मिंग फोर्स के ही स्ट्रेस फ्लूइड की तरह अपने आप इंक्रीज करने लगता है। मतलब डी रीजन में, इन दिस पार्ट strain is produces without any deforming force applied on the wire या spring, जस्ट लाइक, यहां लिख रहे हैं स्प्रिंग, जस्ट लाइक फ्लूइड एक्सपेंडेड, या विस्कस फ्लूइड एक्सपेंडेड, तो बिना डिफॉर्मिंग फोर्स के ही अपने आप स्ट्रेन बढ़ने लगता है। और ई पॉइंट पे जाते जाते क्या हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहां पर जो ई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट अपने आप क्या हो गया, बढ़ के टूट गया। ठीक है, अब देखना, यहां से ओ से लेके बी तक की जो रीजन है, इस रीजन को ओ से लेकर बी तक की जो रीजन है, इसमें ऑब्जेक्ट के पास इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, और फिर यहां के बाद कहां से, तो बी से लेके ई तक ऑब्जेक्ट जो है अपने इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी को लूज कर दिया होता है, तो इस रीजन का नाम होता है प्लास्टिक रीजन। इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, इस पे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ने हैं। इस ग्राफ से कुछ हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे कि ओ से लेकर ए वाले रीजन में आप हुक्स लॉ,
आप स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। ए से बी वाले में हुक्स लॉ फॉलो नहीं किया, फिर भी ऑब्जेक्ट के पास आपका इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। बी के बाद जो ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, इसीलिए बी से लेकर ई तक की जो रीजन है उसको प्लास्टिक रीजन बोलते हैं, और ओ से लेकर बी तक की जो रीजन है उसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसकी कुछ कंक्लूजन है उसको हम लोग देखते हैं। लिखेंगे कंक्लूजन फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम लोग सबसे पहले जो टेंसाइल या डक्टाइल मटेरियल जो होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो टेंसाइल या डक्टाइल मटेरियल होता है उसकी इलास्टिक रीजन कम होती है, और इसकी जो प्लास्टिक रीजन है वह ज्यादा होता है। प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसको खींच के आप बहुत पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं उस मटेरियल को। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर की जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो क्या करेगा, बहुत खींचने के बाद उसकी ब्रेकिंग पॉइंट आएगी। प्लास्टिक रीजन रहे ज्यादा रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल या फिर टेंसाइल मटेरियल। डक्टाइल या फिर टेंसाइल मटेरियल। तो जो डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल होता है इसके पास प्लास्टिक रीजन बड़ा होता है, लार्जर प्लास्टिक रीजन, लार्जर प्लास्टिक रीजन। अब लार्जर प्लास्टिक रीजन होने के कारण इस मटेरियल से हम लोग वायर बना सकते हैं। मतलब इसकी जो एग्जांपल है वो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, etc। इसकी जो प्लास्टिक रीजन होता है वो बड़ा होता है, और प्लास्टिक रीजन बड़ा होने के कारण इसकी जो लेंथ है वह बहुत बड़ा हो सकता है खींचने के बाद, तब जाके इसकी ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। तो जो डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल होता है उससे हम लोग पतले से पतले वायर बना सकते हैं। इसकी प्लास्टिक रीजन क्या होती है, प्लास्टिक रीजन लार्जर होती है। सेकेंड नंबर, जो ब्रिटेल होते हैं, ब्रिटेल मटेरियल या ब्रिटेल सब्सटेंस, ये जो ब्रिटेल सब्सटेंस होते हैं इसकी प्लास्टिक रीजन छोटी होती है, मतलब स्मॉल प्लास्टिक रीजन होता है इसके पास, स्मॉल प्लास्टिक रीजन या वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन भी बोल सकते हैं। स्मॉल या वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन मतलब इसको खींचने के बाद छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा अगर इस पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, मतलब जैसे इसकी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी लूज करेगी उसकी ब्रेकिंग पॉइंट तुरंत आ जाएगा। मतलब जो ग्राफ में हमने बी वाला जो पॉइंट है, इसकी जो डी और बी पॉइंट है एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। अब ग्राफ में देखिएगा, जो बी और डी वाली जो पॉइंट है वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। इसकी जो प्लास्टिक रीजन है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब इससे आप वायर टू वायर नहीं बना सकते। जैसे बिस्किट हो गया,
इसकी जो आपका प्लास्टिक रीजन है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हैं, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगा। जैसे ही अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को लूज करने लगेगा, मतलब इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी लूज करेगा, तुरंत वहां पे ये ब्रेक कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। जैसे आपके बिस्किट बिस्किट हो गए, इसकी प्लास्टिक रीजन क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। तीसरा होता है इलास्टोमर। इलास्टोमर जैसे रबर, रबर के पास तो प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं, न के बराबर, नेग्लिजिबल प्लास्टिक रीजन। इसकी इलास्टिक रीजन बड़ा होता है, इसकी लार्जर इलास्टिक रीजन होता है, लार्जर इलास्टिक रीजन। मतलब सीधे जो आपका है वो, जैसे इसकी जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है वो दोनों लगभग एक ही जगह पे हो गए। प्लास्टिक रीजन तो इसकी है ही नहीं। जैसे रबर या तो टूट जाएगा या फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है कि नहीं। तो इसकी इलास्टिक रीजन बड़ा होता है और नेग्लिजिबल प्लास्टिक रीजन होता है। इसके लिए जो ग्राफ, इलास्टोमर की जो ग्राफ होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए, स्ट्रेन और स्ट्रेस के लिए जो इसकी ग्राफ होती है वो कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह से इलास्टोमर के लिए, ठीक है। तो ये है आपके स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व से रिलेटेड आपका कंसेप्ट। क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।